तो हमें ये समझना होगा बच्चों कि जो गैर लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हमने कहा कि लोकतांत्रिक देश जो है बहुत अच्छे होते हैं या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत अच्छी होती है, उसमें भी जो चुनौतियां हैं, क्या गैर लोकतांत्रिक देशों को वो चीजें नहीं दिख रही हैं कि इसमें भी कमियां हैं? बांग्लादेश में जो ये विषम परिस्थितियां चल रही, उसको सही तरीके से डायरेक्शन दे सके, उसको शांत कर सके, उसके लिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई है। हमें क्या करना, विस्तार की जो चुनौती है उसमें हमें ये करना होगा कि संघ की जो सरकार, केंद्र सरकार है, उसको जो अधिकार मिले हैं, राज्य सरकारों को अधिकार मिले हैं और स्थानीय स्तर के सरकारों को भी क्या है, अधिकार मिलने चाहिए। गांधी जी भी कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। गांधी जी और कार्ल मार्क्स का विचार एक ही जगह पर मेल खाता है, जहां पर दोनों यही कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर में। तो बच्चों, आज हम जो है एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वो है क्लास 10th की राजनीति विज्ञान का चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में बच्चों हम ये समझेंगे कि आज की वर्तमान के जो लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं उनमें क्या क्या चुनौतियां हैं या उन देशों ने को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, फिर हम ये समझेंगे कि कैसे उन चुनौतियों को पार पाया जा सकता है या उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है और हमें आज के लोकतांत्रिक देशों में क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें क्या है बच्चों पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने 9th क्लास में, आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा, राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र की सारी समझ समझी। अब बच्चों वो जो समझ है ना बच्चों, वो इस चैप्टर में काम आने वाली है, क्योंकि जो चीजें अब आपने पढ़ी हैं उनको यहां पर अप्लाई करोगे, उस चीज को यहां पर अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद अपनी एक समझ बनाओगे कि क्या क्या चीजें हम और कर सकते हैं लोकतांत्रिक देशों में सुधार के लिए। और इसमें आप अपने भी विचार दे सकते हो। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ है सिर्फ वही, जो और भी आप क्या है अपने तरफ से ऐसे विचार या अपनी ऐसे सलाह दे सकते हो कि जो हमें क्या है लोकतंत्र में ये करना चाहिए ताकि इसमें क्या है और सुधार हो। तो बच्चों ये सारी चीजें क्या है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलो हम आ जाते हैं बच्चों। देखो, इस अध्याय में जब हम बात करेंगे तो ये अध्याय जो है लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। पहला तो हम यही समझेंगे कि लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है बच्चों। फिर हम देखेंगे लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर करने के उपाय क्या क्या है बच्चों, क्या उपाय करने चाहिए हमें या लोकतांत्रिक देशों को, ये बात करेंगे। फिर हम देखेंगे बच्चों लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, हम ये भी समझेंगे बच्चों। फिर हम देखेंगे अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है, एक जिसको एक हम अच्छा लोकतंत्र मानते हैं उस लोकतांत्रिक देश में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों को दूर करने के तरीके और जरिए क्या है। तो ये कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हमें इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक क्या है कवर करने हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो बच्चों, जैसे कि आज अगर हम बात करें तो दुनिया में लगभग यूएनओ के अकॉर्डिंग यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो है लगभग 193 के आसपास देश हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनके रजिस्टर्ड जो हैं, लेकिन 200 से ज्यादा देश हैं, कुछ देश ऐसे जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। उनमें से लगभग बच्चों 1/4 देश ऐसे हैं जहां पर आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है, यानी वहां पर अभी भी गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। ठीक है, तो और जो देश आज गैर लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में भी बच्चों अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक देशों की तरह या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाए जाने के लिए क्या है अलग अलग तरीके से आंदोलन चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी क्या है लोकतांत्रिक देशों की नागरिकों की तरह क्या है हमें भी अधिकार चाहिए, हमारी सरकार भी हमारे द्वारा चुनी हुई हो, उस पर हमारा कंट्रोल हो। तो इसको लेकर क्या है जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर क्या है इसको लेकर क्या है आंदोलन चल रहे हैं और लोग वहां के डिमांड भी कर रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि ठीक है, एक तो बात वहां है कि गैर लोकतांत्रिक देशों में ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बच्चों हमें यह समझना है कि क्या लोकतांत्रिक देश सारी समस्याओं का हल है, समाधान है, दे रहा है क्या, या और हमें यह देखना भी है कि लोकतांत्रिक जो देश है उनको कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ऐसी इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी क्या हमें हमारे देश के नागरिकों को या लोकतांत्रिक देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो बिल्कुल करना पड़ रहा है। क्या क्या करना पड़ रहा है तो अभी डिस्कस करेंगे।
तो हमें यह समझना होगा बच्चों कि जो गैर लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हमने कहा कि लोकतांत्रिक देश जो है बहुत अच्छे होते हैं या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत अच्छी होती है, उसमें भी जो चुनौतियां हैं, क्या गैर लोकतांत्रिक देशों को वो चीजें नहीं दिख रही हैं कि इसमें भी कमियां हैं? फिर वो क्यों कह रहे हैं कि हमें गैर लोकतांत्रिक हमें लोकतांत्रिक देश बनना है? तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि नहीं, कमियों के साथ साथ लोकतांत्रिक देशों में बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं। उन अच्छाइयों को अचीव करने के लिए वो गैर लोकतांत्रिक देशों के लोग आंदोलन चल रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ समस्याएं या हमें ना झेलनी पड़े, चुनौतियां ना करनी पड़े। चुनौतियां हर एक चीजों में आती हैं, जीवन में भी कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन चुनौतियों को पार करने का भी हमारे पास सामर्थ्य और विकल्प होता है, हम कर सकते हैं अगर हम उससे लड़ते हैं। तो ऐसे ही लोकतांत्रिक देश जो हैं हजारों समस्याओं के साथ घिरे हुए, हजारों चुनौतियां उनके सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उन चुनौतियों को क्या है, लोकतांत्रिक देश जो है एक सही तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से उसका क्या हल निकाल लेते हैं और उस हल को निकालने के बाद एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें देखकर क्या है, गैर लोकतांत्रिक देश के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। तो चलो बच्चों, अब हम समझते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे कि लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है? चलो अब हम बच्चेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि चुनौती क्या होती है। बच्चों देखो, चुनौती जीवन में हर समय आती है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने बैठे हो तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये भी तो एक चुनौती है। ये भी तो एक चुनौती है भाई, हम बैठे टेबल पर पढ़ने के लिए लेकिन हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये हमारे सामने एक चुनौती है। जीवन में हर समय हर पल चुनौतियां हमारे सामने आती रहती है, लेकिन उन चुनौतियों को पार कर कर हम क्या एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या है, जो चुनौती है ना बच्चों, वो हम जो है आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को, मतलब चुनौती क्या है, वो मुश्किलें जिन्हें जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं लेकिन जिनको क्या है पार पाया जा सकता है, जिनसे क्या है हम कह सकते हैं, जिसे हम जीत सकते हैं या जिस पर क्या है हम जीत हासिल कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, चुनौती कहते हैं। यानी आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण है लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, चुनौती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चुनौती कहते हैं। और जीवन में हर समय जो जीवन है वो चुनौतियों से भरा है, संघर्षों से भरा है, और लोगों को चुनौतियों और संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। जो भाग गया वो डर गया, जो लड़ गया वो कर गया। ठीक है, तो वो बात है, क्लियर बात। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर समझते बच्चों, देखो हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो उसे हम चुनौती करें। देखो, एक बार जब हम चुनौती से पार लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात बोली है कि चुनौतियां सामने आएंगी, मन घबराएगा, मन करेगा बस यहीं पर सारी चीजें छोड़ दी जाएं, क्योंकि समय और परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी, आपके प्रतिकूल होंगी, आपके अनुकूल नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन हमें धैर्य, संयम और बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए क्या करना चाहिए, उस चुनौती और उससे लड़कर आगे बढ़ना चाहिए, चुनौती को पार पाने के लिए लड़ना चाहिए। और जैसे ही हम उस पर लड़ना शुरू करते हैं वैसे ही हम आधी जंग जीत लेते हैं, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो समय और वो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं और समय अच्छा आ गया और परिस्थितियां भी अच्छी आ जाती हैं। और जब हम ये कर लेते हैं, जब हम पार लेते हैं, तो होता क्या है कि हम फिर एक अलग चरित्र लेकर निकलते हैं, एक अलग हमारे अंदर एक अलग उत्साह होता है, एक अलग हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा होती है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए क्या करती है बच्चों, प्रेरित करती है। तो जीवन में समय जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। अच्छे समय पर ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए, बुरे समय पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही समय, और जीवन में कोई भी इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसके सामने ऐसा नहीं है कि कभी भी चुनौतियां ना आई हैं। चुनौतियां सबके सामने आती है, क्योंकि परीक्षा यही है, आपके जीवन की परीक्षा यही थी कि आप उन चुनौतियों को कैसे पार कर रहे हो। अगर आप उन चुनौतियों को अच्छे से पार करें तो आपने क्या किया, अच्छा पेपर लिखा और एक तरीके से करो कि आपको अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा कि आगे जाकर। ठीक है, तो चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर है बात। चलो, अब लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है बच्चों, तो हम इसको समझते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा कि दुनिया में आज भी एक चौथाई देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यानी वहां पर क्या है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल क्या है, चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं, तो यहां पर देखो दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन
व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। क्यों? क्योंकि यहां की सरकारें और यहां का शासन व्यवस्था वो चाहता ही नहीं कि हमारे यहां क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि जब भी कहीं जिन भी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहां पर बच्चों क्या है, वहां पर अगर हम बात करें तो होता क्या है कि वहां पर जो सरकारें हैं उन सरकारों को अपनी शक्तियों को सीमित करना पड़ता है। उन शक्तियों को सीमित करते हो और लोगों को अधिकार देने पड़ते हैं। और जब लोगों के पास अधिकार आते हैं तो शक्तियां क्या हो जाती है, सरकार की सीमित हो जाती है। इसीलिए क्या है, वहां की जो सरकारें हैं वो चाहती है कि नहीं, हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं आए। ठीक है, अब देखो इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। क्या क्या चुनौती? देखो लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां। देखो बुनियादी आधार की चुनौतियां, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बुनियादी आधार की। अब देखो विस्तार की चुनौती, बच्चों विस्तार में क्या है, तो अधिकारों की बात करेंगे। देखो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, ये 3 बड़ी चुनौती, एक तो बुनियादी चुनौती है, दूसरा विस्तार की चुनौती है और तीसरा मजबूत करने की चुनौती। ध्यान रखना बच्चों, कौन कौन सी 3 चुनौतियां हैं? एक तो बुनियादी चुनौती है, दूसरा विस्तार की चुनौती है, तीसरा लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है। तो जब हम बुनियादी जो चुनौतियां हैं, जब उन पर हम क्या है विजय प्राप्त कर लेते हैं या उनको हम दूर कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो मजबूत करने की जो चुनौतियां हैं वो अपने आप ही सही हो जाती हैं। क्योंकि बुनियाद जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आधार सिर जो है ना, उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो उतना ही मजबूत होता है। तो किसी भी शासन व्यवस्था में जब हम बुनियादी चुनौतियों पर अच्छे से काम कर लेते हैं तो फिर जो लोकतंत्र हो या कोई भी शासन व्यवस्था हो वो क्या है, मजबूती से निकल कर आता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। देखो बुनियादी आधार की चुनौतियां क्या क्या है। देखो इस चुनौती में मौजूदा गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने, मैंने क्या बताया, यहां पर आंदोलन चल रहे हैं बच्चों, आंदोलन चल रहे हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था आनी चाहिए। यहां पर तो गैर लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने। जैसे बच्चों सत्ता पर सेना के नियंत्रण, जैसे अगर अभी हम बात करें तो क्या कहते हैं, म्यांमार है। म्यांमार में क्या है बच्चों, म्यांमार में इस समय सैनिक शासन है। सैनिक शासन क्या है बच्चों, यहां की जो प्रधानमंत्री थी मिंग ऑन जो यहां की प्रधानमंत्री थी, उनको क्या है, उनको हटा दिया गया सत्ता से। किसके लिए हटाया गया, तो उन्होंने बताया कि जो इन्होंने क्या किया है कि प्रधानमंत्री पद इन्होंने जीतने के लिए क्या है, चुनाव में भ्रष्टाचार किया या चुनाव में गलत वो फर्जीवाड़ा किया है। इसके आधार पर सेना ने क्या है, इनको गिरफ्तार करके क्या है, जेल में डाल दिया। अब यहां पर सैन्य शासन है, सैनिक शासन है, म्यांमार है बच्चों। ऐसी बच्चों अगर हम बात करें तो 1999 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में क्या किया था, सैनिक शासन लगा दिया था। 2008-9 तक रहा वो। तो इस तरीके से देखो ये सब ये क्या है, सैनिक शासन। अब वहां की सरकारें क्या, वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं, म्यांमार के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से बहाल हो। इसी तरीके से पाकिस्तान के लोग उस समय चाहते थे कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से बहाल हो। जैसे अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान में क्या हुआ, आतंकवादियों ने क्या किया, सॉरी अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो अफगानिस्तान में क्या हुआ, वहां की जो लोकतांत्रिक चुनी हुई जो सरकार थी उसको हटाकर तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अपना शासन चला रहे हैं। वहां पर महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए, किसी तरीके के अधिकार की बात नहीं हो रही वहां पर महिलाओं की। तो अब वहां के लोग चाह रहे हैं, वहां की महिलाएं या वहां के लोग चाह रहे हैं कि नहीं, तालिबानी जो आतंकवादी उसका शासन समाप्त हो और एक लोकतांत्रिक सरकार आए। लेकिन नहीं हो पा रहा है चीजें। ठीक है, अब देखो और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। संप्रभु मतलब क्या होता है, देखो संप्रभु मतलब होता है सुप्रीम। सुप्रीम मतलब होता है, संप्रभु मतलब होता है कि कोई भी ऐसा देश जो अपने मामलों में, अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों के मामले में क्या हो, सुप्रीम हो, किसी पर निर्भर ना हो, इसको कहते हैं संप्रभु। जैसे भारत है तो भारत को अपने देश के अंदर कौन सी नीतियां कार्यक्रम चलाने हैं, ये भारत की सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो निर्णय लेगी। और बाहर विदेशों में किस देशों के साथ कैसा संबंध बनाना है वो भारत का आंतरिक मामला है। तो ये मामलों में क्या है, इन मामलों में क्या है, कोई भी ऊपर से कोई भी बाहरी देश का क्या है जो है लोग हमारे पर क्या है दबाव नहीं बना सकते। तो इसको संप्रभुता कहते हैं। संप्रभु मतलब होता है कि हम अपने निर्णय लेने में क्या है स्वतंत्र हो, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो चाहे बाहरी निर्णय हो। किसी भी निर्णय को लेने के लिए हम जब स्वतंत्र होते हैं तो हम संप्रभु कहते हैं। ठीक है, तो संप्रभु, एक संप्रभु सरकार, संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। पहली चुनौती तो गैर लोकतांत्रिक तरीके में यह है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कि जहां पर भी
एक बार लोकतांत्रिक शासन आ चुका है और फिर वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हटाकर और सैनिक शासन या तानाशाही शासन लगाया, तो वहां की जो लोग होती, वहां की जो जनता होती, वो उसका बहुत ज्यादा विरोध करती है, क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मिलने वाले जो अधिकार हैं, जो उनकी जो मिलने वाले जो लाभ है, उसको उन्होंने एक बार प्राप्त किया है। अब वो वैसी कोई भी शासन व्यवस्था में रहना पसंद नहीं करेंगे जो उनके अधिकारों को कटौती करे और उनके लाभों में क्या है कटौती करे। तो हमेशा क्या होता है, उसका विरोध होता है। जैसे पाकिस्तान में भी हुआ था, म्यांमार में लगातार चल रहा है, लेकिन वहां पर सेना जो है कंट्रोल करके रखी हुई है। ठीक है, क्लियर बात ये। तो बुनियादी आधार की चुनौती आपको समझ में आ गई। अब देखो विस्तार की चुनौती क्या है बच्चों। देखो मैं इसलिए अभी तुरंत के आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो मैंने यहां पर अब बांग्लादेश का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि बांग्लादेश में जो है वहां पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई है। अभी वहां पर चुनाव होंगे दोबारा, वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर सेना ने शासन कर लिया, नहीं नहीं नहीं, ना वहां पर कोई जबरदस्ती बैठाई गई, एक अंतरिम सरकार बनाई गई ताकि क्या है इस विषम परिस्थितियों में बांग्लादेश में जो ये विषम परिस्थितियां चल रही उसको सही तरीके से डायरेक्शन दे सके, उसको शांत कर सके, उसके लिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई है। तो इसलिए वो सेना शासन नहीं है, वो सेना का शासन नहीं, ये बात याद रखना। म्यांमार में सेना का शासन है, तालिबानों अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये बात इसलिए मैंने बांग्लादेश का यहां पर नाम नहीं लिया आपके लिए। विस्तार की चुनौती, अब देखो इस दूसरा क्या विस्तार की, देखो इस चुनौती में लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सभी समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। जैसे बच्चों बुनियादी लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं, तो स्वतंत्रता, ध्यान सुनना चलो, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनते चलना है, जो चीजें मैं बताते चल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी बुनियादी सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत क्या है बच्चों, जो ये बुनियादी सिद्धांत की बात कर रहा है वो कौन है विद्यार्थी, तो स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, ठीक है, अधिकार, ये क्या है बुनियादी, जो नागरिकों के जो अधिकार है, नागरिकों के, सिटीजन्स के, ठीक है, नागरिकों के अधिकार, ये क्या है बुनियादी सिद्धांत है। और इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों बच्चों, सभी क्षेत्रों मतलब चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक, कोई भी क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक समूहों, समूह कौन से मतलब, तो जैसे भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, और भी जो बहुत सारे समूह हैं, संगठन है, धार्मिक समूह है उनमें, ठीक है, और विभिन्न संस्थाओं में बच्चों, संस्थाएं कौन सी है, तो जो भी राजतंत्र को चलाने वाली जो भी लोकतंत्र को चलाने वाली जो भी संस्थाएं होती हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे सिविल सेवा आयोग हो, चाहे आपको राष्ट्रीय जनजाति आयोग हो, ये सब क्या है संस्थाएं हैं। ठीक है, विभिन्न संस्थाओं को लागू करना शामिल है बच्चों। ठीक है, तो ये बात हो गई पहली विस्तार में, तो विस्तार करने का ये बात होती है। फिर देखो स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना। देखो स्थानीय अधिकार का मतलब, स्थानीय सरकार का मतलब कौन है, तो जो लोकल सरकारें होती है, जो ग्राम पंचायत, जो स्थानीय सरकार का मतलब है जो जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर क्या है जो शासन व्यवस्था चला रही है, उनको स्थानीय सरकार कहते हैं। अब स्थानीय सरकारों के पास समस्याएं ये हैं कि उनको कर्तव्य तो बहुत दे दिए, उनके दायित्व तो बहुत उनको दे दिए गए, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिले हैं। ना तो उनको रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स मिला है, ना उनको और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो गांधी जी का भी ऐसा मानना था कि अगर देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना है तो स्थानीय सरकारों को या ग्राम पंचायत की जो सरकार या स्थानीय सरकार है उसको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादातर कहां पर गांव में रह रहे हैं भारत में, और गांव में जो सरकार है अगर उसके पास ज्यादा अधिकार होंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो इसको गांधी जी भी कह रहे थे, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ क्या ऐसी व्यवस्थाएं बनी है जिसमें लोकतांत्रिक सरकार उतनी ज्यादा क्या है पावरफुल नहीं। हालांकि 1992 में हमने क्या किया, 73वां संविधान संशोधन लागू किया, जिसमें हमने ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया, और फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया, जिसमें हमने क्या किया, वहां पर नगरों में क्या है स्थानीय सरकारों की बात की, लेकिन वहां पर बहुत सारे अधिकार क्या है उनको नहीं दिए गए। तो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों समूह की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां। देखो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अभी क्या किया गया बच्चों, अभी महिला अधिकार संरक्षण महिला आरक्षण एक बिल लेकर आया गया जिसमें कहा गया कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को क्या है 1/3 सीटें क्या है महिलाओं के लिए क्या है आरक्षित होंगी। 2026 से ये लागू भी हो जाएगा, मतलब पास हो चुका है
और दो अगले जो इलेक्शंस होगा, अगला जो भी 2026 में दो परिसीमन आयोग क्या होगा, लोकसभा की सीटें जो घटेंगी बढ़ेगी, तो उसके आधार पर क्या होगा, इसमें क्या किया जाएगा, महिलाओं के लिए उसमें क्या है 1/3 सीटें क्या है, एक तिहाई सीटें क्या है आरक्षित कर दी गई। तो इसके लिए क्या किया गया, देखो विस्तार किया गया महिलाओं के अधिकारों की। अल्पसंख्यकों के बच्चों समूह के लिए, देखो अल्पसंख्यकों के समूह के लिए क्या किया बच्चों, तो उसमें हमारे संविधान में ही और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 बच्चों क्या दिया गया है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए क्या, इनकी भाषा संस्कृति इनको संरक्षित करने के लिए, इनके धर्म को संरक्षित करने के लिए बच्चों क्या है, इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें की गई हैं इसमें, ठीक है। अब देखो संघ की सभी इकाइयों, सभी इकाई का मतलब क्या होता है, तो जैसे आपको पता है बच्चों संघ की सभी इकाई क्या है बच्चों, तो संघ की सभी इकाई का मतलब है, जैसे मान लो यहां पर केंद्र सरकार है, ठीक है, फिर इसके नीचे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, और फिर इसके नीचे राज्य सरकार बच्चों, ठीक है, और इसके नीचे क्या, स्थानीय सरकार। स्थानीय मतलब जिला और ग्राम पंचायत दोनों आ जाती, स्थानीय सरकार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाती है बच्चों, इसमें जिला और ग्राम पंचायत ये सब आ जाती है, ठीक है, ये दोनों ही आ जाती हैं। तो ये जो है ना, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर क्या करना, लागू करना। संघ के सभी स्तर को मतलब संघ जो फेडरलिज्म होता है, जो संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन में क्या होता है, शक्तियां जो होती हैं, जितनी भी यूनिट है, जितने भी इकाई होते हैं, उनको क्या है, बांट देनी होती है। तो यही जो सिद्धांत ये कह रहा है कि हमें क्या करना, विस्तार की जो चुनौती है उसमें हमें ये करना होगी कि संघ की जो सरकार, केंद्र सरकार है, उसको जो अधिकार मिले हैं, राज्य सरकारों को अधिकार मिले हैं, और स्थानीय स्तर के सरकारों को भी क्या है, अधिकार मिलने चाहिए, और उनको वो अधिकार मिलने चाहिए जिससे वो अपने आप को क्या है, एक तरीके से अपने आप को एक अच्छा संस्था बना सके, ताकि लोगों के उद्धार के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो शक्तियां हैं, जो भी सिद्धांत हैं संघ के, वो क्या है, बांटने चाहिए। क्लियर बात ये, चलो तो ये समझ में आ गया होगा। महिला आरक्षण मैंने आपको बता दिया 2024 में भी पास ही हुआ है। अब देखो भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती। अब देखो जो विस्तार की चुनौतियां हैं वे आज भारत में भी, अभी देखो भारत में अभी जल्दी 2024 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में बढ़ाने के लिए क्या किया गया, 1/3 सीटें जो है उनके लिए आरक्षित करने की व्यवस्था बना दी गई। एक अधिनियम पास किया गया, एक एक्ट बनाया गया 2026 से के बाद जो है वो लागू भी हो जाएगा, 2026 से उसके बाद से लागू भी हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या कहें, महिलाओं के अधिकारों की सुधार की बात हो रही है, और अभी भी बहुत सारी ऐसे सुधार करने की हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने देश में है जिनमें क्या है, महिलाओं को बढ़ चढ़कर मौका मिल सके। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो अभी करने की जरूरत है। तो ऐसे अमेरिका में और भारत में भी, दोनों में ही सेम समस्या है। अब देखो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती क्या है बच्चों। अब देखो इस चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, कार्य पद्धति को सुधारना मतलब जो कर रोज जो डेली के उठ के क्या है, दैनिक चार के जो काम है, दैनिक जो उनके काम है उनको सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में क्या है, वृद्धि हो। यानी जो संस्थाएं हैं, जो सरकार का जो तंत्र है, उनमें सुधार करना, और उनको सुधार करते हुए क्या है, उसमें ऐसा सुधार करना कि जिससे उसमें क्या है, लोगों की भागीदारी क्या है, बढ़े। और जैसे उसमें, और दूसरी बात यह कि उसमें सुधार इस तरीके से भी होना चाहिए ताकि उसमें पारदर्शिता बढ़े, ताकि लोगों का विश्वास उस पर क्या है, बढ़े। तभी क्या होगा, लोकतंत्र ज्यादा मजबूत हो पाएगा। ठीक है, फिर देखो इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। मतलब यह है कि जो प्रभावशाली, क्योंकि आज आप जानते हो कि भारत का या दुनिया के जो भी नियम कानून है, वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नियम कानून नहीं होते हैं। क्योंकि अमीर क्या है, पैसा देकर क्या है, वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग क्या है, अपने अनुसार करवा सकता है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा कुछ हद तक है भी, और कुछ हद तक ये बात सही भी है, कुछ हद तक ये बात कहीं कहीं पर गलत भी साबित होती है। क्योंकि जब कभी भी न्याय का डंडा जब चलता है बच्चों ना, तो वो अमीर और गरीब किसी को नहीं देखता है। अमीर भी होगा तो भी उस पर बराबर न्याय का डंडा चलेगा, और गरीब होगा उस पर भी चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अमीर लोग जो है वो पैसों की दम पर बड़े बड़े वकीलों को खरीद कर जो सबूत हैं और जो चीजें हैं
उसमें छेड़छाड़ करवा कर क्या है वो अपने अनुसार क्या है चीजों को, अपने अनुसार परिस्थितियों को गढ़ लेते हैं। तो इसमें उनकी थोड़ी सी विजय है। और इससे क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं या जो संस्थाएं हैं उन पर क्या है अमीरों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जैसे आज भी कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी उद्योगपति हैं, जिस भी देश का उद्योगपति है उसका प्रभाव उसकी राजनीतिक, उसके देश की राजनीति पर, उसके देश की राजनीतिक पार्टियों पर उसका बहुत प्रभाव होता है। वो चाहे तो सरकार गिरा सकता है, वो चाहे तो सरकार को बना सकता है। अभी भी एक लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगते रहते हैं, आप जानते हो किसका नाम ले रहा हूं मैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन आप समझ रहे होगे कि किस उद्योगपति का मैं बोलना चाह रहा हूं। वो कहा जाता है कि उनका प्रभाव ज्यादा है और इसी वजह से क्या है सरकार उनका बचाव भी करती है और इसीलिए उनका टेंडर वेंडर देती रहती है। तो यही कह रहा है कि हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, जब भी हम अगर उसको मजबूत करना है तो उसमें जो अमीर लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उसके नियंत्रण से उसको क्या है दूर रहना चाहिए। ठीक है, और उन पर भी बराबर वैसा ही प्रभाव जमाना चाहिए सरकार को जैसा आम लोगों के ऊपर उसका रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो प्रभाव को कम करने की जरूरत है बच्चों, क्लियर। इसीलिए बच्चों जो कार्ल मार्क्स था ना, वो कार्ल मार्क्स इसीलिए कहता है कि ये जो राज्य होता है ना, ये जो नियम कानून होते हैं वो सिर्फ शोषण का एक तरीका होता है, वो सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं। उद्योगपति और जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं वो नियम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, नियम इसलिए बना रहे हैं ताकि उनका संरक्षण हो सके। क्योंकि नियम कानून को वो नहीं मानेंगे, मानेगा कौन, तो नीचे वाला जो गरीब है। और जब नियम कानून को वो मानेगा तो हमारे खिलाफ वो आवाज नहीं उठा पाएगा और हम उनका हमेशा शोषण करते रहेंगे। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसलिए कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। कहते हैं राज्य जैसी कोई बला वाला नहीं होनी चाहिए, राज्य शोषण का एक तंत्र है। धर्म, वो कहते हैं धर्म अफीम की तरह है। वो जो कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि धर्म जो है वो एक अफीम है, जो क्या कर रहा है, जो शोषण का एक जरिया है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी भी कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। गांधी जी और कार्ल मार्क्स का विचार एक ही जगह पर मेल खाता है, जहां पर दोनों यही कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। अब उनसे अगर पूछा जाए राज्य नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर उन्होंने अलग अलग विचार दिए हैं, अलग अलग अपनी बात कही है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करने की मूड में नहीं हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यहां पर वो कहते हैं कि राज्य और धर्म शोषण का जरिया। हालांकि गांधी जी ने धर्म के खिलाफ ये नहीं कहा था, गांधी जी ने धर्म को शोषणवादी नहीं कहा, लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहता है कि राज्य और धर्म दोनों ही शोषण का एक जरिया है, जिसमें अमीर जो है गरीबों का, जिसके माध्यम से क्या है शोषण कर पा रहे हैं। अमीर जो है गरीबों को डरा रहा है धर्म के नाम पर, कानून के नाम पर, नियम के नाम पर, राज्य के नाम पर, क्योंकि राज्य पर अमीरों का ही प्रभाव होता है, इसलिए उन पर किसी तरीके कोई भी उनका ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती। बल्कि इसमें से सिर्फ कौन इसके हथकंडे पे चढ़ता है, तो गरीब लोग। तो वो सारी चीजें हैं। क्लियर बच्चों, आगे बात करें। अब देखो लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। अब देखो उपाय देखो, सैद्धांतिक रूप से सुधार मुक्ता राजनीतिक दलों के द्वारा ही लाए जाने चाहिए। देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर जो भी राजनीतिक दल हैं, आज भारत में अगर जितने भी राजनीतिक दल आप देखो, कोई भी देख लो आप, भारत में कोई भी आप राजनीतिक दल देखोगे, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर असम तक, कोई भी आप अगर, ठीक है, अगर आप कोई भी राजनीतिक दल देखोगे, उस राजनीतिक दल में ऐसा है कि वहां पर उत्तराधिकार चल रहा है। मतलब यह है कि उनके पापा पहले सीएम थे, फिर उसके बाद उनका जो बेटा वो सीएम बन गए, ठीक है, या मंत्री बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, एक लोकतांत्रिक देश में जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में यह होता है कि जो प्रतिनिधि है वो चुनकर जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि चुनकर तो ये इनके पुत्र भी जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव होता है, उस प्रभाव की वजह से क्या है अपने पुत्र को सीएम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के अंदर क्या है बच्चों, क्या है, उनके अंदर क्या है, लोकतंत्र नहीं रह गया है। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि राजनीतिक दलों में सुधार होना चाहिए। राजनीतिक दल क्या करें, अपने अंदर सुधार करें। जो अपने उनके पार्टी में जो राजनीतिक दल, जिस भी राजनीतिक दल में जो कार्यकर्ता है, अगर वो योग्य है, कुशल है, तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता, ये जो लोग होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैंने ये देखा है, मैंने ये भी इतने दिनों के उसमें स्टडी में मैंने ये पाया है कि जो आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें कार्यकर्ताओं का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं हो पाता निर्णय लेने में। निर्णय लेने में सिर्फ कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जैसे कि उस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, उसमें मेन जो पदों को होल्ड करने वाले लोग हैं, वही सिर्फ क्या है उस पार्टी के लिए क्या है निर्णय ले रहे हैं।
बाकी कार्यकर्ता तो सिर्फ क्या है, साफ सफाई, चुनाव प्रचार और हा हुल्ला करने में बिजी है, उसका निर्णय लेने में किसी तरीके कोई भी योगदान नहीं है। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनीतिक दलों के अंदर इस तरह की व्यवस्था होना कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में सभी निर्णय जो है, कोई भी निर्णय जो है बहुमत से हुआ जाए तो ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि लोकतंत्र के अंदर जिसके माध्यम से आज लोकतंत्र देश में चल पा रहा है, जो है राजनीतिक पार्टियां, उन राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो लोकतंत्र नहीं बचा है, उस लोकतंत्र को पहले उजागर किया जाए, उसको क्या है, उन राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक बनाया जाए। अब मैं यहां पर यह बात आपको बता दूं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है जहां पर उत्तराधिकार जैसा सिस्टम चलता है। भारत की कोई भी पार्टी आप उठाकर देख लो, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर से लेकर आप तमिलनाडु और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पार्टी आप उठाकर देखोगे तो उस पार्टी के अंदर क्या है, भाई भतीजावाद चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कांग्रेस को, लोग तो हाईलाइट इसलिए करेंगे क्योंकि कांग्रेस दिख रही थी, क्योंकि नेशनल वाइड है, ठीक है, पूरे राष्ट्रीय एक पार्टी है, तो इसलिए वो ज्यादा फेमस है। तो उसको लोग और कहते रहते हैं कि भाई राजकुमार है, राहुल गांधी जी को राजकुमार राजकुमार कहकर चिढ़ाते हैं, एक तरीके से चिढ़ाना है ये। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, आप बीजेपी की अगर बात करोगे तो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी क्या है, ये चले, जैसे अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी के जो पुत्र हैं जैसा क्या है बच्चों, वो कोई जो बीसीसीआई के वो क्या बने अभी जल्दी चेयरमैन, पहले अध्यक्ष थे अब चेयरमैन बन गए। मतलब क्या बच्चों, आप देखो तो क्या है वो उन्होंने कभी ना क्रिकेट खेला ना कुछ खेला, लेकिन वो क्या बीसीसीआई के एक अच्छे बड़े पद पे थे, पिछली बार अध्यक्ष थे। तो ये क्या है, जिसने कभी जीवन में, उनसे अच्छा तो सचिन तेंदुलकर है, सौरव गांगुली या और भी लोग हैं, सचिन, महेंद्र सिंह धोनी जी भाई, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ये राजनीतिक प्रभाव है, ये उत्तराधिकार वाला मामला है। तो आप किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसे आप जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार चल रहा है, तमिलनाडु में पिनरई परिवार चल रहा है, हरियाणा में चौधरी परिवार है, तो यूपी में यादव जो है, अखिलेश यादव और जो मुलायम सिंह यादव जी, ये हैं। तो आप देख लो कि कोई भी पार्टी अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई एक सिंगल पार्टी नहीं कि जिसके यहाँ जिनके पुत्र जो हैं वो पार्टी में आते जा रहे हैं, वो एक बड़ा पद, ऐसा नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, भारत की सारी पार्टी, और भारत में छोड़ो दुनिया में भी यही चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा सुधार करने की जरूरत है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो, जनादेश के अनुसार समुचित संवैधानिक आधार अपनाया जाना चाहिए। यह बात सही है बच्चों। अगर लोकतंत्र को सही तरीके से चलाना है तो जो लोकतंत्र को जो बनाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, उनको लोकतंत्र के नियम और कानूनों को मानना पड़ेगा। जो भी संवैधानिक नियम है, जो भी संवैधानिक कानून है, उनको उस देश में रहने वाले लोगों को मानना पड़ेगा, तभी एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बन पाता है। आज हम कहते हैं कि अमेरिका क्या है, एक दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सफल लोकतंत्र है, तो इसके पीछे का रीजन यह है कि वहां के लोग अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सम्मान करते हैं, नियम कानूनों का सम्मान करते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं। तो यह सबसे बड़ी बात होती है बच्चों किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर, कि जो भी नियम और जो भी संवैधानिक कानून है या जो भी चीजें हैं, उसे उस देश के लोगों को क्या है, स्वीकार करना चाहिए, उसका क्या है, पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हाँ, अगर नियम और कानून अगर ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अगेंस्ट में है, विरोध में है, तो लोगों को, आम नागरिकों को उसका विरोध भी करने का अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी संवैधानिक चीजें हैं, जो भी संवैधानिक नियम कानून है, उसका पालन करना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये बात है। अब देखो, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास। भाई इसीलिए मैं आपको बता दूं, एक सफल लोकतंत्र बच्चों वही अच्छा है जहां पर जितनी ज्यादा पावर जो है नीचे की ओर जाता जाए। पंचायती राज व्यवस्था को लाने के पीछे का पर्पस भी यह था कि जो भारत में जो एकदम गांव में रहने वाला व्यक्ति, वो अभी तक देखो 1992 से पहले, 1992 से पहले तक, जब तक पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव जैसा सिस्टम नहीं बना था या एक व्यवस्था नहीं बनी थी, उससे पहले क्या था बच्चों की गांव के लोग अपने आप को शासन से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे। क्योंकि विधानसभा अगर आप देखो तो एक विधायक होता था पहले, विधायक कहां बैठ रहा है, विधानसभा में। भाई वो किस गांव में तो कभी बिहार के गांव में कभी गया ही नहीं, तो गांव के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपने आप को जुड़ा मानते ही नहीं थे, वो तो बस समझ रहे हैं ऐसे चल रहा है देश। लेकिन जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो पंचायती राज व्यवस्था में गांव का ही व्यक्ति गांव का हेड है, मतलब उस व्यवस्था का हेड बन रहा है, प्रधान बच्चों, प्रधान कौन है, गांव का। अब वो गांव का जो व्यक्ति है वो अपने गांव की समस्याओं को बहुत अच्छे से जानता है, और लोगों की क्या है, अभिरुचि भी बढ़ी चुनाव में खड़े होने की, चुनाव में वोट देने की। आज अगर आप देखो तो बच्चों जो है पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट बैंक है। महिलाओं को कहा जाता है गुप्त मतदाता। गुप्त मतदाता का मतलब है कि हमें ऐसा माना जाता है कि
महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था में कम है निर्णय लेने में, लेकिन वो चुनाव में वोटिंग में उनका परसेंटेज मेल से ज्यादा है, मेल से ज्यादा फीमेल का भारत में वोटिंग परसेंटेज है, इसलिए उनको कहा जाता है गुप्त मतदान, मतलब उनका पता नहीं चलता कब वोट देकर आ जाती है। तो ये कैसे हो पाया बच्चों? तो ये जब हमने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार किया तो वो अपने को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनाव है, उससे कनेक्ट पाया। और आज देखो गांव में बहुत सारे लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो ये ना चुनाव के लिए क्या है, वो अवेयर तो है, चीजों को लेकर अवेयर है। तो एक ये किया गया। और अगर हम इसमें और भी सुधार कर दे, उनको और अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दें, तो हो सकता है कि और बड़ा क्या है इसमें सुधार हो जाए। ठीक है, अब देखो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास है बच्चों। देखो, फिर सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज और बताता हूं पंचायती राज व्यवस्था में बच्चों। देखो, गांव का प्रधान है, अब बच्चों मान लो ग्राम प्रधान जो है, ग्राम प्रधान गांव का व्यक्ति है, वो अपने गांव की सारी समस्याएं जानता है कि यहां पर कुआं नहीं है, पानी की समस्या है, पानी खेत में नालों की समस्या, क्या क्या समस्या है, रोड की समस्या है, स्कूल की समस्या, वो सब जानता है गांव। और वो गांव का व्यक्ति है, मान लो कोई प्रधान बन गया, अब वो सुबह जा रहा है टहलने, ऐसे ही सुबह मॉर्निंग वॉक में निकला तो उसने बहुत सारी चीजें देख ली। हाँ भाई, मेरे गांव में ये दिक्कत है, ये गांव में ये दिक्कत है, हाँ ये सही कराना है। गांव का लोकल व्यक्ति है, उसे पता है। और दूसरी बात, गांव का व्यक्ति है तो उसे डर भी रहेगा, क्योंकि गांव में समाज, तो गांव एक सामाजिक संस्था है जिसमें समाज से लोग बहुत डरते हैं। और मान लो उसने अगर अपने गांव के लिए काम नहीं किया, गांव के आसपास के गांव लिए काम नहीं किया, तो गांव वाले उसको गाली भी देंगे। मान लो कोई ऐसा हो तो सुबह ही पहुंच जाएंगे, ओ भैया हमारा ये काम है, थोड़ा करवा देना भैया, है ना, हमारे घर के सामने रोड खराब है। मतलब ऐसे टून में और कैसे भी करके उससे बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये अपना व्यक्ति है। लेकिन वही विधानसभा में बैठा हुआ विधायक ऐसे जी हजूरी, हजूर हमारे गांव की रोड नहीं बनी है, प्लीज कृपा करके बनवा दीजिए। वो कहे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेंगे, बस हो गया, देख लेंगे। वो पता नहीं कब तक देखते रहते हैं, उनको मौके नहीं लगे देखने का। लेकिन ग्राम प्रधान के यहाँ वो जाके चढ़कर बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ग्राम प्रधान जो बना उसको भतीजा हो, जो सब शिकायत लेकर गया, तो गरियाद भी देगा, दो चार गाली भी दे देगा, हो गया काम। तो ये सारी चीजें, इससे लोगों ने अपने आप को कनेक्ट पाया, अपने को क्या है, अपने को एक आत्मीयता का भाव पाया कि भाई अपने बीच का व्यक्ति है, अपना व्यक्ति है, चलो इसको समस्याएं बताएंगे तो आराम से, और सहज भाव से वो समस्या लेकर जाते हैं। आप देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, गांव में बैठा कलेक्टर जिला परिषद, जिला में है कलेक्टर के यहां जाने में लोग डराते हैं, लेकिन एक ग्राम प्रधान घर में जाने पे लोग डर नहीं लगता, आराम से चले जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ये हमारा व्यक्ति, हमारे बीच का व्यक्ति है। बात यहां पर है, ठीक है। अब देखो, सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव, ये बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी देश में, किसी भी काल में क्या होता है, जब भी समाज में परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या है, हमेशा समाज में क्या है, परिवर्तन के साथ साथ नियम और कानूनों में भी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे इससे एक सटीक एग्जांपल लेते हैं कि पहले भारत में सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, लोगों का विचार बदलता गया, सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती गई, तो फिर हमें क्या है, नियम कानून बनाकर उन व्यवस्थाओं को बंद करना पड़ा। जैसे 1829 ईस्वी में क्या है, सती प्रथा को बंद कर दिया गया। पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था बच्चों, तो बाद में 1881 में विधवा पुनः सिविल मैरिज एक्ट बनवाया गया। उसमें क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा क्या प्रयास किए गए, विधवा विवाह क्या है उसको मान्य बना दिया गया। तो अब ये क्या है, समाज में परिवर्तन हो रहा था, तो परिवर्तन के साथ नियम कानून बनाकर वो व्यवस्थाओं के अनुसार क्या है चीजें चल रही थी। तो जब भी कोई चीजें परिवर्तन होती है तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग नियम कानून बनाने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा बात होती है। आगे बात करते हैं। अब देखो, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, वो तो सुधार की बात थी, अब मजबूत की बात करते। देखो, लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धतियों को मजबूत बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। जो भी संस्थाएं हैं, जैसे मैंने आपको 3 संस्थाएं पढ़ाई हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी बच्चों, 9th में मैंने पढ़ाया है कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, ये क्या है, ये 3 संस्थाएं होती हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश की, सबसे बड़ी 3 संस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन सी, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनको क्या करना है, हमें मजबूत करना है। और उनकी कार्य पद्धतियों को मतलब जैसे विधायिका है तो उसको लोगों के हितों के लिए क्या है, कानून बनाना, ठीक है, लोगों के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना, यह काम है उसके लिए, तो वो उनको ध्यान रखकर करें। कार्यपालिका काम है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं लोग विधायिका के द्वारा, उसका अनुपालन करवाना, उसको लागू करवाना। अब लागू करवाते समय यह ध्यान रखना कि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, लोगों के साथ जास्ती ना की जाए,
ये चीज है। न्यायपालिका का काम यह है कि क्या कहते हैं, कार्यपालिका और विधायिका को ये देखे कि कार्यपालिका और विधायिका अपने कामों का, अपने दायित्व को सही तरीके से कर रही कि नहीं कर रही, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, यानी एक तरीके से कह लो कि वो न्यायिक समीक्षा करती है। अब ये क्या है, इनके काम है, और जब ये काम अपने अच्छी तरीके से करेंगे तो फिर क्या होगा, एक लोकतांत्रिक देश बहुत अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धतियों को मजबूत करना। फिर देखो, लोगों द्वारा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा करना, यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों को उम्मीद होती है कि अगर लोकतंत्र है तो हमारी स्वतंत्रता होगी, हमारी समानता होगी, हमें हमारे साथ समान व्यवहार किया जाएगा, हमें अवसर की समानता, ये जो उम्मीदें हैं उसकी, उन पर क्या है, उसको क्या है, खरी उतरना, और लोकतंत्र से जुड़ी जो भी उम्मीदें हैं उसको क्या है, सरकार को पूरा करना। ठीक है, अब देखो, लोगों की भागीदारी में वृद्धि, ये सबसे बड़ी बात होती है। लोकतांत्रिक एक अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। हमने बताया आपको कि भारत में क्या किया गया, 1992 में पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत व्यवस्था लाई गई, पंचायती राज व्यवस्था। और अगर हम बात करें 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पंचायती व्यवस्था लाई गई। अब इसके तहत क्या किया गया, गांव के लोगों को क्या किया गया, चुनाव से जोड़ना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जोड़ना, इसके लिए क्या है, ये किया गया। तो भैया जितनी ज्यादा भागीदारी लोगों की होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी अच्छी धीरे धीरे होती जाएगी, क्योंकि लोग फिर सवाल करना शुरू करते हैं कि भाई हम आपको लीडर बनाकर भेज रहे हैं, आपको हम चुनकर भेज रहे हैं, लेकिन आप हमसे क्या कर, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी भागीदारी ही नहीं होगी तो आप सवाल कैसे करोगे, सवाल तभी आप कर पाओगे जब आपकी भागीदारी होगी। तो भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ाना सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, सरकारी फैसलों में पारदर्शिता, ये बहुत जरूरी होती है, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जितनी ज्यादा बच्चों क्या है, जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार देश में उतना ही कम होगा। भ्रष्टाचार बच्चों क्या हो, उतना ही कम होगा। ठीक है, और इस पारदर्शिता को बनाने के लिए बच्चों क्या किया गया है, 2005 में एक क्या लिया गया है, एक आरटीआई एक्ट लेकर आए हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये लाया गया है, जिसमें ये बात बोली गई है कि जिसमें क्या है कि जो भी देश का नागरिक है वो सरकार और सरकारी जो भी लोग हैं, जो सरकार से जुड़े जो भी लोग हैं, उनसे क्या है, उनसे सूचना मांग सकता है ना, सूचना का अधिकार जिसको बोलते हैं 2005। ये पारदर्शिता को क्या है, और ज्यादा बढ़ाता है। और जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी, चाहे वो नियम कानून हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो नीतियां हो, कार्यक्रम हो, कोई भी चीज हो या काम हो, उनमें जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार उतना कम होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर है। इसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट दिला देता हूं, मैं भूल गया आज, सॉरी। इसका पहले ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको आगे बढ़ दिखाता हूं। फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, चलो इसका भी लो। अच्छा, ये बार बार आ रहा है, अब ये आ गया, इसका ले लो, ये ले लो, अभी पढ़ाया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है बच्चों, कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। अच्छे लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है बच्चों? तो पहली विशेषता अच्छे लोकतंत्र की होती है कि उसमें जो भी शासक होते हैं ना, वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। सबसे अच्छी लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्था ये होती है कि जो भी शासक हैं वो क्या है, वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, पहली बात। और जो शासक, चुने हुए शासक होते हैं, वो देश के लिए नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं और प्रमुख फैसले भी क्या करते हैं, वही लेते हैं। तो पहली बात मैंने बताई कि अच्छे लोकतंत्र की पहली बात क्या होती है कि जो भी शासक, जो भी चुने लोग जो भी जाते हैं, जो भी शासक होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि जो भी शासक चुने जाते हैं वो देश के लिए नीतियां, नियम, कार्यक्रम और प्रमुख फैसले बनाते हैं और लेते हैं बच्चों। ठीक है, यह बात हो गई, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को चुनने के लिए क्या है बच्चों, लोगों के पास विकल्प होते हैं, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती और उन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से क्या है, लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वो किसे देश का नेता क्या है बनाना चाहता है, यानी उनके पास विकल्प होता है। तीसरी बात यह होती। चौथी बात यह होती है बच्चों कि जो भी क्या कहते हैं,
चुनी हुई सरकार होती है वो क्या है, वो सही तरीके से काम करे, इसके लिए क्या बच्चों संविधान होता है, और संविधान के अनुसार क्या है उस चुनी हुई सरकार को क्या करना पड़ता है बच्चों, काम करना पड़ता है। चौथा बच्चों ये होता है कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होता है या चुनाव आयोग होता है, जो क्या करता है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है। फिर होता है बच्चों एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो देश को देखने का काम करती। तो कुछ ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्या है फीचर्स होते हैं या विशेषताएं होती हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, अब देखो यहां पर लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लें, ये तो मैं बता चुका हूं। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। मैंने बताया ना कि कई सारी राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए और उन राजनीतिक पार्टियों के बीच में चुनाव हो, और चुनाव में लोगों के पास ये विकल्प और अवसर होने चाहिए कि वो किसे चुनना चाह रहे। ये विकल्प और अवसर ही हर किसी को बराबर उपलब्ध होने चाहिए। अब देखो विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। बच्चों मैंने क्या बताया कि जो भी सरकार बने वो लोगों के अधिकारों का सम्मान करे और जो भी संविधान के जो बुनियादी नियम या सिद्धांत है उनको ध्यान रखते हुए नियम और कानून बनाए, ये बात होती है। और एक मैंने बताया स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। जब तक किसी भी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होगी तब तक क्या है बच्चों उस देश में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है सरकार और सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, नागरिकों के कुछ अधिकार हैं और सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं। सरकार जो है उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकती है। अब जब वो नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो उस समय नागरिकों के पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जाके वो अपने अधिकारों की रक्षा करवा सके। तो भारत में या दुनिया के जितने भी फेमस लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने क्या किया है अपने देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाई जिसका क्या है जिस पर से क्या किया गया है कार्यपालिका और विधायिका का प्रभाव खत्म। मतलब प्रभाव क्या है उनको बिल्कुल कार्यपालिका और विधायिका से अलग कर दिया गया कि कार्यपालिका और विधायिका उससे एकदम मर्जी नहीं हो पाएगी, नहीं तो उस पर उसका प्रभाव और पड़ेगा। तो प्रभाव ना रहे इसलिए एकदम स्वतंत्र अलग बनाया गया। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों ब्रिटेन क्या है एक संसदीय लोकतंत्रात्मक देश है। उस वहां पर अगर मैं बात करूं तो 2009 से पहले तक, ध्यान सुनना बच्चों, 2009 से पहले तक क्या था कि ब्रिटेन में कोई भी ऐसी एक संस्था नहीं थी जो क्या करे जो लोगों के चुनाव के या सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई संस्था नहीं थी। 2009 तक बच्चों यहां पर कैसे चलता था तो संसद की एक कमेटी हुआ करती थी, वो कमेटी ही क्या करती थी निर्णय ले रही थी। तो संसद ही सब कुछ था। और ब्रिटेन की संसद के बारे में एक बात कहा भी जाता है कि ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा दुनिया के सारे काम कर सकती है। एक राजनीति विज्ञान के बहुत फेमस हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि ब्रिटेन की संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा दुनिया के सारे काम कर सकती है, इतनी पावरफुल है वो। तो संसदीय लोकतांत्रिक देश में जहां पर संसद बहुत पावरफुल है वहां पर क्या है ब्रिटेन में 2009 तक आप देखोगे कि किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कोई अलग कोई संस्था नहीं थी। लेकिन 2009 में उन्होंने भारत की तर्ज पर क्या है एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया। लेकिन आज भी उनका सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल नहीं जितना भारत था। और कहा जाता है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे मजबूत न्याय व्यवस्था। हमारी भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट है, ये बात याद रखना। ना अमेरिका की भी है, ना दक्षिण अफ्रीका की, ना जर्मनी इस पर कुछ हमारे जैसा कुछ लेकर चल रहा है। और बहुत सारे दुनिया के न्यायपालिका के या सुप्रीम कोर्टों ने क्या है भारत से सीखा है बच्चों। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत का बहुत महान रहा है और क्योंकि उससे बहुत कुछ लोगों ने सीखने को पाया है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर, आगे बढ़े। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये जो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ये कहीं पढ़ाते हुए कोई नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं उसको अच्छे समझे, चैप्टर को कनेक्ट कर पाए, वो ऐसे ही समझ पाओगे तभी से कनेक्ट होगा। अब देखो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमियों को दूर करने के तरीके और जरिए क्या क्या है। अब हमें यह समझना कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे समस्या क्या है बच्चों। यहां पर देखो जातिवाद है, भाषावाद है, आतंकवाद भी एक समस्या चल रही है भारत में। और बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पर क्षेत्रवाद भी एक समस्या है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, आप जानते हो ना बच्चों। जैसे महाराष्ट्र का व्यक्ति है तो महाराष्ट्र का व्यक्ति जो है वो मराठी लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, अदर लोगों को नहीं देता। जैसे बच्चों अगर हम बात करें जो शिवसेना है, शिवसेना क्या करती है, वो महाराष्ट्र में रहने वाले काम करने वाले लोगों को मार के भगाने का काम कर रही है इस समय। तो वो क्या है, ये क्षेत्रवाद है एक तरीके से, अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा
प्रोग्रेसिव होना और चीजों को लेकर। ऐसी भाषावाद बच्चों, भाषावाद तो भारत में बहुत बड़ी समस्या रही है देश की आजादी के बाद से ही लेकर। जैसे मैंने जो भी समस्या बताई, जैसे क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, जातिवाद हो, ये बच्चों भारत में बहुत पहले से चल रहा है। देश जब आजाद हुआ तो क्षेत्रवाद और भाषावाद दो बड़ी समस्या निकलकर उभरी। शुरुआत में देश की जब सरकार का गठन हो रहा था, सॉरी जब राज्यों का गठन हो रहा था, तो इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ, है ना। लोग जो भी लोग वहां के थे वो कह रहे थे कि नहीं, भाषा के आधारों पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही थी कि नहीं, अभी भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का गठन करेंगे तो फिर क्या है, हो सकता है कि भारत की जो एकता है वो विखंडित हो जाए, क्योंकि भाषा के आधार पर लोग अलग अलग बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआती दौर में सरकार ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन बाद में जब आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा जो तेलुगु रीजन जो क्षेत्र था आंध्र प्रदेश में, वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई। उसी में एक व्यक्ति थे श्री रामालू पोट्टी, जिनका 56 दिन के उपवास के बाद इनका निधन हो गया। और निधन के बाद क्या है, तेलुगु क्षेत्र के लोगों ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया, बहुत ज्यादा हिंसा फैला दी, गाड़ी वाड़ी फूंक दी। तो उसके चलते क्या है, सरकार ने पहली बार 1953 में आंध्र प्रदेश को क्या है, भाषा के आधार पर एक राज्य गठित कर दिया। उसके बाद भाषा के नाम पर क्या है, अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी, और फिर कई सारे भाषा के राज्यों के नाम का मांग क्या है, राज्यों का गठन हुआ, जैसे महाराष्ट्र, गुजराती, यहां पर क्या है इस तरीके से गठित हुआ। ठीक है, तो आज भी क्या है, भाषा के नाम पर क्या राज्य गठन की मांग चलती रहती है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ झारखंड में भी चल रहा है, ठीक है, साउथ में अभी भी चल रहा है बच्चों। तो ये सारी चीजें क्या है, अभी भी समस्या बनी हुई है। तो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद तो बच्चों हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से समस्या रही है, जाति के नाम पर शोषण भी हुआ है। ठीक है, तो जातिवाद एक बड़ी समस्या है। अब ये सारी समस्या हमारे लोकतांत्रिक देशों के अंदर ही है, और इन समस्याओं से पार पाना है हमें। ठीक है, इन समस्याओं से क्या करना है बच्चों, पार पाना है। भ्रष्टाचारी बच्चों क्या एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हालांकि सरकार, सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास कारगर नहीं है। देखो, भ्रष्टाचार कम करने का सबसे सही तरीका यह है कि समाज जागरूक हो। जब तक देश का हर नागरिक जागरूक नहीं होगा, जब तक समाज नागरिक नहीं होगा। भ्रष्टाचार कैसे होता है, जब हम भ्रष्टाचार करने देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, कि आप बाइक चलाकर जा रहे हो, या कोई भी व्यक्ति बाइक चलाकर जा रहा है, और उसने हेलमेट पहन रखा है, उसने 3 लोगों को नहीं बैठा रखा है, 2 लोग बैठकर जा रहे हैं, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके पास सारे कागज हैं, तो फिर आपको पुलिस वाला अगर रोकता भी है तो फिर क्या डर है, आप रुको, उसको सारा चीज दिखाओ, निकलो वहां से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या नक्शेबाजी में घूम रहे हो, 2 जगह बैठा के, 4 जगह बैठा के गाड़ी में घूम रहे हो, ऊपर से आपने हेलमेट भी नहीं लगा रखा, लाइसेंस आपका है नहीं, ठीक है, गाड़ी दूसरे की मांग के लाए हो। अब यहां पर आप एकदम फर्राटेदार हाईवे उड़ाते हुए चल रहे हो, पुलिस वाले ने रोक लिया। अब वहां आप जुगाड़ लगा रहे हो, भैया 500 में छोड़ दो, 2 से ले लो, 1000 छोड़ दो, हमारे चाचा विधायक हैं, फोन करवा दे रहे हैं, ये सब चलता है। अब यही तो भ्रष्टाचार है ना। आप अगर जो नियम है, जो कानून है, अगर उनको सही तरीके से मान रहे हो तो लोग भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं। या तो आप अगर ये कर ही रहे हो तो इतनी क्षमता रखो कि आप कहोगे कि नहीं, हमें जेल कर दो, हमारा चालान काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको 5 रुपए नहीं देंगे, या इसके लिए तैयार हो जाओ। भाई चालान ही तो काटोगे, आप 5000 का चालान काटोगे, काट लो। लेकिन लोग क्या करते हैं, 5000 बचाने के चक्कर में, मतलब 5000 बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो 500 रुपए ट्रैफिक पुलिस वाले को देते हैं। यही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो यही है ना, गलत तरीके से अपने काम करवाने के लिए जो आप पैसा दे रहे हो ना, वो भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भ्रष्टाचार मैं आपको बता दूं, ये छोटे लेवल से नहीं है, ये छोटे से छोटे लेवल पर और बड़े से बड़े लेवल पर चलता रहता है। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। एक राजा, मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक राजा था, तो उस राजा के यहां क्या हुआ कि एक दिन एक तपस्वी आए, और वो तपस्वी वहां पे बैठे थे, मतलब उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी एक सिद्धि है, एक ऐसे बीज हैं जिनके बोने से क्या है कि वो सोने का, मतलब उसमें क्या है, फल निकलेगा। ठीक है, तो राजा ने कहा कि यार बड़ी अच्छी बात है ये तो यार। तो लेकिन साधु ने कहा, सन्यासी ने कहा कि एक शर्त है इसमें। कहें क्या शर्त महाराज? तो कहा शर्त एक ही है कि हमें इस बीज को वही व्यक्ति बो सकता है जिसने जीवन में कभी चोरी या किसी तरीके का गलत काम ना किया हो। ये बात बोली उन्होंने। तो महाराज सबका मुंह देखने लगे, और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी ने जीवन में कुछ ना कुछ गलत काम या चोरी जैसी कुछ काम किया था उसने। अब वहां पर महाराज ने, सन्यासी ने महाराज से कहा कि आप बो दो।
भाई आप महाराज हो और आपने तो कोई चोरी नहीं की होगी कि नहीं 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 मैंने बचपन में अपनी मम्मी के लड्डू चुराए थे और पैसे निकाले थे। तो अच्छा, चलो आप चोर। फिर इसके बाद मंत्री से महाराज ने पूछा, मंत्री साहब आप तो सेना हमारे राज्य के बहुत गौरव हो और आपने तो जरूर कोई गलत काम नहीं किया, आप इतने विद्वान भी हो। तो बोला नहीं 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 मैंने भी, क्योंकि अब भाई मंत्री है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा। बोला नहीं मेरे से भी बचपन में। अब उसने बचपन वाली बात बताई, ये वाली नहीं बताई कि मैं यहाँ पे गमन करता हूँ थोड़ा थोड़ा आपसे। तो इस तरीके से एक करके सबसे पूछा गया। तो पूरे सभा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने जीवन में कोई गलत काम ना किया हो, या कह लो कि एक तरीके से, या कह लो कि उसने चोरी ना की हो। तो अब मोरल ऑफ स्टोरी क्या है यहाँ पर? मोरल ऑफ स्टोरी यह है कि भारत में या बात कर ले कहीं पर भी भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। वो कहते हैं कि राजा कहते हैं कि मंत्री से पूछते हैं क्या भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, तो कहते हैं भ्रष्टाचार हर जगह। भ्रष्टाचार हवाओं में भी है, भ्रष्टाचार इंद्रलोक में भी है, भ्रष्टाचार हर जगह चल रहा है। तो भ्रष्टाचार से आप बच नहीं सकते। हाँ ये है कि हम भ्रष्टाचार को कम जरूर कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। जैसे अभी प्रयास सरकार ने क्या किया है, तो एक RTI एक्ट लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005। ये क्या है बच्चों? इसके तहत नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो चीजों को रोक सकते हैं, भ्रष्टाचार होने से रोक सकते हैं। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि भारत में आज अभी भी लिटरेसी रेट तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन एजुकेटेड लोग कम है। देखो लिटरेट होना और एजुकेट होना दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। आपको पढ़ना आ गया और आपको लिखना आ गया, ये कहते हैं, इसको कहते हैं लिटरेट। तो आप साक्षर हो गए लेकिन आपके पास समझ नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं, आप जो उसने पढ़ा उसका अप्लाइड नहीं कर पा रहे, तो आप एजुकेटेड नहीं हो, आप शिक्षित नहीं हो। और जो एजुकेटेड होता है, उसने जो पढ़ा है, लिखा है, समझा है, उसको वो अप्लाई करता है। तो भारत में लिटरेसी रेट निकाली जाती, एजुकेटेड रेट नहीं निकाला जाता। तो आज भी भारत में एजुकेटेड लोग बहुत कम है और एक्चुअली जानकार लोग भी कम है पढ़ने के बाद भी। तो अब ये होता क्या है कि समस्या ये है कि उनके लिए बहुत सारी सब चीजें सरकार ने कर रखी है लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो जो सूचना का अधिकार है, आप इसके लिए बहुत सारे आपको प्रावधान है। आप आसानी से किसी भी व्यक्ति, सरकार से या सरकार के किसी भी व्यक्ति से कहे आप सूचना मांग सकते हो। भाई आप ये कह सकते हो कि सरकार हमें इस चीज की सूचना चाहिए, हमें इसमें लग रहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया, और उसको देना पड़ेगा, विद इन दिनों में देना पड़ेगा। और नहीं देता है तो उसको सफाई देनी पड़ेगी कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर। अब आगे हम बात करते, देखो बेहतर कानून बनाकर सुरक्षा लाना। पहली बात तो ये है बच्चों कि बेहतर कानून सुधार लाना बच्चों, बेहतर कानून बनाना बच्चों। जैसे अगर हम लोकतांत्रिक देशों में क्या है, लोगों की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या किया, कानून बना रहे हैं बच्चों। अब देखो चुनावी खर्च को लेकर बनाए गए कानून का कड़ाई से पालन करना, ये बात सही है। जैसे अभी ये बोला गया है कि जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, लोकसभा के चुनाव में 35 लाख से ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं ग्राम प्रधान का चुनाव होता तो वहां 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा है। आप विधानसभा और लोकसभा को छोड़ ही दो, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। ये क्या है बच्चों, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, लोग उसके तरफ झुकने लगते हैं। तो ये भी चीज है कि जो भी नियम कानून चुनाव के लिए बनाए गए हैं वो सही तरीके से, सख्ती से, कड़ाई से पालन होने चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, लोग उसको फॉलो नहीं करते। फिर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर राजनीति व प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। इसके लिए कुछ चीजें तो की गई, जैसे ये कहा गया है कि जो भी चुनाव लड़ेगा उसको क्या है, अगर उसको 2 साल या 2 साल से अधिक सजा हुई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पहली बात ये बोली गई। आप जब भी चुनाव में फॉर्म भरने जाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, ठीक है, तो आपको अपनी संपत्ति बतानी होगी, आपको अपना पूरा बैकग्राउंड बताना होगा। लेकिन इसमें भी लोग क्या है, झूठी फूटी करके क्या है, बता देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि देखो इसमें नियम कानून में लोग फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे गांव में, मान लो हमारे मोहल्ले में, गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो उजड़ किस्म का है, वो क्या कहते हैं, अपराधी प्रवृत्ति का, वो कई बार जेल जा चुका, कई चार्ज उस पर लग चुके हैं। तो अब जिम्मेदारी हमारे समाज की और हमारे लोगों की बनती है कि अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो उसको वोट ना दे, जब वो वोट ही नहीं पाएगा तो फिर क्या ही कर ले, दे दे जो चुनाव आयोग को झूठी जानकारी, दे दे कुछ भी कर ले। लेकिन हम तो जानते हैं ना भाई, हम चारों हमेशा उसके, हमारे मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति तो हम जान रहे हैं ना कैसे चरित्र का व्यक्ति हो,
हमें तो खबर है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, भाई भतीजा, अरे हमारे परिवार का, हमारी जाति का दे दो वो, फिर वही तुम्हारा खून चूसता है बाद में। तो इसमें सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में सुधार यही होता है कि देश की जनता जितना ज्यादा गलत लोगों को नकारेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही ज्यादा अच्छी होती जाएगी। ये सबसे बड़ी जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, ये कानून द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन कब, जब आपके पास जानकारी जाएगी तभी तो प्रतिबंध लगाओगे ना आप। वो जुगाड़ करके कुछ ना कुछ अलग तरीके डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, हो गया काम लोग। तो समाज के लोग इसको रोक सकते ज्यादा बेटर तरीके से। चुनाव में वो खड़ा हो रहा है अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसको वोट ही मत दो, छोड़ो हटाओ। एक सच्चा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसको वोट दो, कम से कम वो कुछ तो करेगा ना आपके लिए, पढ़ा लिखा है, उसको अहमियत है पढ़ने लिखने की। ठीक है, क्लियर है बात। फिर देखो दल बदल कानून, बच्चों ये क्या हुआ था, ये दल बदल कानून है, ये 51वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें ये क्या है कि जो जैसे कोई भी एक कैंडिडेट है, अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी से चुनकर वो गया है, और अगर वो चुनकर किसी एक राजनीतिक पार्टी में गया और फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी में वो जो है शामिल हो जाए, मान लो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये ए पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, यहां पर ए पार्टी है और ये बी पार्टी है। ठीक है, चुनाव हुआ और ए पार्टी का उम्मीदवार क्या है, चुनाव में जीत गया। ठीक है, अब चुनाव उसने इस पार्टी से लड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो बी पार्टी में चला गया, इसको कहते हैं दल बदल। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कह रहा है, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, जो एक तरीके से स्वतंत्र तरीके, जो किसी भी पार्टी से नहीं, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, और उसने क्या है चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ले ली, किसी पार्टी की सदस्यता ले ली, तो उसके ऊपर भी क्या होगा बच्चों, उसके ऊपर भी क्या है, दल बदल कानून लगेगा। और इस दल बदल कानून का निर्णय कौन करता है बच्चों, तो लोकसभा में अध्यक्ष और विधानसभा में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष। तो दोनों में ही क्या करते हैं, दोनों में ही क्या है, वो अध्यक्ष ही वहां का निर्णय कर रहा है। तो ये दल बदल कानून को क्या है बच्चों, सख्ती से लागू करना। लेकिन इस पर भी क्या है बच्चों, प्रश्न चिन्ह आजकल लगने लगे हैं। क्यों लगने लगे हैं, ठीक है, दल बदल करने पर उनकी सदस्यता समाप्त करना। लेकिन इसमें बात ये होती है बच्चों ना, कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है या विधानसभा में जो अध्यक्ष है, वो इसका निर्णय ही नहीं देता समय से, तो उसमें देरी करता रहता है, और बाद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाता। ठीक है, अब देखो, राजनीतिक दलों के चंदे को सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। बच्चों अभी आपने देखा होगा कि जो चंदे हैं बच्चों, जैसे चंदा है, जैसे चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड था, जो बच्चों इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था बच्चों, चंदा देना। राजनीतिक पार्टी को अगर आपको चंदा देना है तो आपको एसबीआई से एक फॉर्म लेना होगा, उसको भरना होगा, और एसबीआई में आप जमा करोगे, वो किस पार्टी को आप चंदा देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसमें क्या हुआ है, इसमें सत्ताधारी पार्टी ने क्या है, इसमें बहुत बड़ा करप्शन किया, और इसमें क्या हुआ, उसके लेकर क्या है, एक विवाद हुआ। एक भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम पीयूसीएल, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक क्या है, एक एनजीओ है, उसने क्या किया, इसके सरकार के खिलाफ इसको लेकर क्या है, इसको लेकर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और एक चुनाव उसमें मुकदमा लड़ा, और उस मुकदमे में क्या हो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको अवैध ठहराया गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, सरकार ने कैसे इसमें क्या भ्रष्टाचार किया, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं रखी। तो अब ये क्या है बच्चों, कि जो भी चंदा हम दे रहे हैं वो लोगों को पता होना चाहिए, कुछ सूचना का अधिकार के अंतर्गत लाना चाहिए। ये क्या है, 2005 के अंदर लाना चाहिए, ताकि जो भी चंदा मिल रहा है किसी पार्टी को, तो आपको पता होना चाहिए, देश के नागरिकों को पता होना चाहिए। ये एक बड़ा सुधार होना चाहिए। ठीक है, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को हर हाल में बहाल करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, आंतरिक, पार्टी के भीतर आंतरिक मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर पार्टी में क्या है, वंशवाद चलने लगा, एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे अखिलेश यादव जी के पिता कौन थे, मुलायम यादव जी, तो उनके पिता मुख्यमंत्री बने, फिर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, बाद में उनकी वाइफ भी क्या है, सांसद हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी जो बेटी है वो अभी चुनाव लड़ रही थी। तो क्या चल रहा है, ये परिवारवाद चल रहा है पार्टी के अंदर। तो हर एक पार्टी ऐसे, चाहे कांग्रेस की बात कर लो, चाहे भाजपा की बात कर लो, चाहे कोई भी पार्टी, सबके अंदर क्या है, परिवारवाद है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही नहीं है। तो पार्टी के अंदर क्या है, लोकतांत्रिक माहौल बनाना, लोग पार्टी के अंदर क्या करना, सुधार करना। जब पार्टी के अंदर सुधार होगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र में क्या है, चुनाव सही तरीके से हो पाएंगे। ठीक है, तो पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को हर हाल में क्या करना, बहाल करना बच्चों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सुधार जब आप करोगे तभी आप समझ पाओगे, और मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है, और आप जब इस तरीके से ही पढ़ोगे तभी इस चैप्टर को समझ पाओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चों, आप पर जाकर देख लो, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। ये जो मैं चीजें आपको, जो एस्पेक्ट में आपको बताता हूं, ये चीजें आपको ठीक है कहीं मिलेगी नहीं। सिर्फ वो एनसीईआरटी की बातें आके लेकर आते हैं और उसी को रटते हैं और फिर उसी को समझाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, आपको वर्तमान के जो भी उदाहरण है उससे कनेक्ट करा देता हूं, और जो भी चीजें नई हुई हैं उससे समझा देता हूं, ताकि आप एक अच्छी समझ आप बना पाओ।
जब आप कहीं भी बात करो, डिबेट करो, तो उन पॉइंट को जब आप लिखते हो और आप रखते हो तो आप लगता है सामने वाले बंदे को ये अच्छा बच्चा जो मेहनत कर रहा है। तो एसएसटी को जब आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसा समझ कर पढ़ोगे, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है बच्चों, बाकी मेरा बस यही कहना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्लास को रेगुलर देखते रहो, क्लास का रिवीजन करते रहो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स का रिवीजन करते रहो। बस इतना करते रहोगे तो आप एसएसटी में बहुत अच्छा करते रहोगे। अगर मेरी क्लास आपने हाईली कंसंट्रेटेड होके बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेंट्रेट, आपने अच्छा रहा, आपने ध्यान से सुनी बात को, और सुनने के बाद अगर आप रिवीजन करोगे, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि आप रिवीजन के बाद आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इस चैप्टर से बने ना बच्चों। ठीक है, कोई भी चैप्टर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बने। क्लियर बात बच्चों? तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अब ये चैप्टर होता है बच्चों समाप्त। और मैं आपको बता दूं, ये राजनीति विज्ञान का अंतिम चैप्टर था। इसके साथ क्या है बच्चों, ये राजनीति विज्ञान क्या है, खत्म होता है। अब बच्चों सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, मतलब खत्म क्या, लगभग क्या, खत्म ही हो गया है। ये लास्ट चैप्टर था और इस चैप्टर के साथ क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन बच्चों मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। आप अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और रिवीजन पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करो, ध्यान दो उस पर, रिवीजन पर। जो चीज़ें नहीं हुई उसका ज़्यादा लोड मत दो, उसका ज़्यादा प्रेशर मत दो। आराम से जो चीज़ें छूट गई हैं उनको धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाओ, कवर करते रहो। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज ये है कि आप रिवीजन करो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो बच्चों, तो उसमें 8 घंटे रिवीजन करो और 2 घंटे नई चीज़ों को पढ़ो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें 5 घंटे रिवीजन करो और 1 घंटे नया पढ़ो। लेकिन आपको अब रिवीजन का टाइम बढ़ाना होगा और अपने स्टडी टाइम भी बढ़ाना होगा। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारा दिन लेकर किताब बैठ के पढ़ते रहो, फिर मन ना करे और फिर इधर उधर बातें करो। नहीं, पढ़ाई जब करो 2 घंटे तो बैठकर अच्छी पढ़ाई करो, हेल्दी पढ़ाई करो। नहीं तो मत करो। घूमने का मन करा घूम कर आ जाओ, टहलने का मन करा टहल कर आ जाओ, खेलने का मन करा खेल कर आ जाओ। लेकिन पढ़ाई जब करो तो सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो, और जितने जो समय पीछे बीत गया है, समय आपका जो गया, उसकी परिवाह मत करो कि अब इतना समय, जितना समय बचा उसी को समेट लो बच्चों। रेत हाथ मुट्ठी में अगर हम रेत लेते हैं तो धीरे धीरे रेत क्या है, फिसलता ही जाता है। तो अभी जरूरत यह है कि जो समय हमारे पास बचा है उसे हम सहेज लें। पिछली जो चीजें चली गई हैं उसको लिए इतना परेशान मत हो। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, और जो अगर आप, मैं कह रहा हूं कि इन 2 महीनों में भी आपने अच्छे से कवर कर लिया, अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो इन 2 महीनों में भी आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है एसएसटी में। अगर आपने डेली, मैं कह रहा हूं, अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, एक चैप्टर भी प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि आपने पहले क्लास देखी, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर आपने पीपीटी को रिवीजन किया, और फिर जो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, उन क्वेश्चंस को आपने लगाया। इसको कहते हैं प्रिपरेशन करना। जब आपने क्वेश्चंस लगा दिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा दिए, एमसीक्यू लगा लिए, और जब आपसे बनने लगे तो आप कह सकते हो कि प्रिपेयर हुआ। मैं कह रहा हूं कि आपसे हो सकता है कोई बड़ा चैप्टर है, एक दिन में आपसे वो प्रिपेयर नहीं हो रहा है, आप 2 दिन में करो। आप 2 दिन में करो। एक दिन क्या करो, आधा चैप्टर पढ़ो, आधे चैप्टर का रिवीजन करो, उसके क्वेश्चन जहां तक बन रहे बनाओ, फिर उसका आधा करो। तो ये भी कर सकते हो। बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर तो एक दिन में एक कर सकते हो। तो लेकिन जरूरत यही है कि हमें पढ़ना है, हमें डेडिकेटेड होकर पूरी तरीके से पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप करोगे और आप अच्छे से मेहनत करोगे और अच्छा रिजल्ट भी लेकर आओगे। और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको पहले से मैं शुभकामनाएं दे देता हूं। बाद में हम मिलते रहेंगे, हम वैसे भी बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी से मैं आपको मेहनत करने की आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, और अच्छे से मेहनत करो। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हाँ, और जाने से पहले बात और है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास में आपको चीजें समझ में आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, ताकि और भी लोग क्या है हमारे साथ जुड़े। ठीक बच्चों, तो चलो अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, जय हिंद।